बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सीनियर प्रोफेसर आदि राम गणेश यादव जी बोल रहे थे, हम उनका शुक्रगुजार हैं। साथियों, समाजसेवी, राजनीतिक व लेखक पूर्व विधायक माननीय नीरज मौर्य जी द्वारा लिखित दलित एवं पिछड़ों के वोटों से सत्ता नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में आए हुए आप सभी अतिथियों एवं अन्य महापुरुषों का मैं डॉक्टर राजीव रतन मौर्य आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, पुस्तक के लेखक नीरज मौर्य जी सहित मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से और यहाँ आए हुए अपने सभी सम्मानित महानुभावों से हम सादर आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कृपया राष्ट्रगान हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। पुस्तक के लेखक माननीय नीरज मौर्य जी से सादर अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी को के हाथों दीप प्रज्वलन करा करके तथा अपने सभी महापुरुषों के चित्र पर पुष्पार्चन करा करके कार्यक्रम का विधिवत आरंभ कराएं। माननीय नीरज मौर्य जी, आपसे अनुरोध है कि मुख्य अतिथि जी के हाथों दीप प्रज्वलन करा करके वह महापुरुषों के चित्र पर पुष्पार्चन करा करके कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करें। आज पुस्तक विमोचन समारोह के आपके बीच में मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपने उन महापुरुषों के चित्र पर पुष्पार्पण कर रहे हैं जिन महापुरुषों ने दलितों पिछड़ों को एक नई दिशा दी। समाज में, पूरे भारत में आज जो बदलाव आया है आज इन्हीं महापुरुषों के बदले इन सभी अपने महापुरुषों के चित्र पर पुष्पार्पण कर रहे हैं। मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपने इन महापुरुषों के विचारधारा पर चल करके और दलितों पिछड़ों के वोटों से हमें सत्ता प्राप्त करनी है। अब
पुस्तक के लेखक पूर्व विधायक आदरणीय नीरज मौर्य जी एवं वरिष्ठ समाज सेवी माननीय नरेंद्र मौर्य जी और पुस्तक के लेखक माननीय नीरज मौर्य जी, आप दोनों से सादर अनुरोध है कि कृपया मुख्य अतिथि एवं पीडीए के मुख्य सेनानायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर के उनके प्रति सम्मान ज्ञापित करें। हमारे बीच में रिटायर्ड आईएएस माननीय श्री चंद्रपाल जी हैं, उनका मंच पर हार्दिक अभिनंदन। लेखक माननीय नीरज मौर्य जी और समाज सेवी माननीय नरेंद्र मौर्य जी, आप दोनों मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव जी को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करते हैं। आप दोनों से पुनः अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर माननीय श्री राजेंद्र चौधरी जी का भी लेखक माननीय नीरज मौर्य जी और समाज सेवी माननीय नरेंद्र मौर्य जी, आप दोनों से अनुरोध है कि कृपया पार्टी के सीनियर लीडर श्री राजेंद्र चौधरी जी को भी अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित करें। लेखक माननीय नीरज मौर्य जी और समाज सेवी माननीय नरेंद्र मौर्य जी, आप दोनों से अनुरोध है कि कृपया पार्टी के सीनियर लीडर माननीय राजेंद्र चौधरी साहब का भी अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित करें। यहाँ उपस्थित सम्मानित साथियों, जब कोई छात्र जीवन में सफल हो जाता है तो अपनी उपलब्धि को सबसे पहले वो अपने माता पिता के बाद अपने गुरु को बताना चाहता है। लेकिन अगर वो छात्र अपनी उपलब्धि पढ़ाई लिखाई की दुनिया में लेखन के कार्य में अगर किया हो तो वह अपनी उपलब्धि को अपने गुरु से बताने में उसके अंदर एक जुनून होता है। गुरु जी ने जिस किताब को पढ़ने के लिए अपने शिष्य को डांटते थे, मारते थे, दंडित करते थे, आज वही शिष्य ने एक किताब ही लिख दिया। माननीय आज पुस्तक के लेखक माननीय नीरज मौर्य जी के पूज्य गुरु जी, 96 वर्षीय पूज्य गुरु जी, जिन्होंने माननीय नीरज मौर्य जी को पढ़ाया है, माननीय वीरेंद्र मौर्य जी की गरिमामयी उपस्थिति आज यहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने उनके पूज्य गुरु जी का ताली बजा करके उनका हार्दिक अभिनंदन करें। आप जरा सोचिए कि आज जिस पुस्तक का विमोचन है उसकी जो विषय वस्तु है, अगर हम उस पर बात करें कि अगर नीरज मौर्य जी के गुरु जी ने द्रोणाचार्य की तरह उनकी उंगलियां कटवा ली होती तो आज समाज को एक बेहतरीन रचना न मिल पाता। इसलिए मेरा ये मानना है कि दलित और पिछड़ों के वोटों से सत्ता का जो एक विमर्श है आज बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे गुरु का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ
जिन्होंने अपने शिष्य को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, न कि उनकी उंगलियां कटवा दी। एक काबिल शिष्य से लेखक बन चुके माननीय नीरज मौर्य जी से मैं आग्रह करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा अपने पूज्य गुरु जी का सम्मान कराएं। माननीय नीरज मौर्य जी से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा अपने पूज्य गुरु माननीय वीरेंद्र मौर्य जी का सम्मान कराएं। अब सम्मान की इस कड़ी में NRN पब्लिक इंटर कॉलेज की चेयरपर्सन व लेखक माननीय नीरज मौर्य जी की धर्मपत्नी माननीय रश्मि मौर्य जी से मैं अनुरोध करता हूं कि यहाँ उपस्थित भूषण न्यूरो क्लिनिक की मैनेजिंग डायरेक्टर, समाजसेवी, कवित्री और प्रख्यात सर्जन डॉक्टर परमात्मा मौर्य जी की धर्मपत्नी है माननीय आराधना मौर्य जी का को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। माननीय रश्मि मौर्य जी। हमारे बीच में माननीय CL यादव जी हैं जो पूर्व चेयरमैन हैं राज्य उपभोक्ता परिषद सहकारी संघ की। उसे अनुरोध है कि वो मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अंगवस्त्र देकर के उन्हें सम्मानित करें। माननीय CL यादव जी। समाज सेवी, राजनीतिक और लेखक पूर्व विधायक माननीय नीरज मौर्य जी से मैं आग्रह करता हूं, समाज सेवी माननीय नरेंद्र मौर्य जी से भी आग्रह करता हूं कि मंच पर उपस्थित अपने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। मंच पर उपस्थित अपने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। प्रथम पंक्ति में बैठे रिटायर्ड IAS ऑफिसर माननीय चंद्रपाल जी, देवरिया से चल करके आए चिंतक और मंडल पर अपनी पुस्तक लिखने वाले माननीय चंद्रभूषण सिंह यादव जी, कई पुस्तकों के लेखक, जननायक कृष्ण जैसे महत्वपूर्ण रचना के रचनाकार माननीय वीरेंद्र सारंग जी, माननीय सिंदगी साहब, प्रोफेसर सिंदगी साहब, माननीय राम गणेश यादव जी, आप सभी अतिथियों का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। पुस्तक विमोचन साथियों, संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक साथी ने उनसे प्रश्न किया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप आजकल बहुत खुश रहते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैंने इस देश की सत्ता दलितों और पिछड़ों के हाथों में सौंपने का प्रण लिया था
वह युद्ध में 26 जनवरी 1950 को जीत गया। तो उनके साथी ने कहा कि यह कैसे, इस देश का प्रधानमंत्री तो सवर्ण है, ज्यादातर सब मंत्री भी सवर्ण है, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी सवर्ण है, तो आप युद्ध कैसे जीत गए? उन्होंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बनाकर तथा एक व्यक्ति एक वोट और सभी के वोटों का एक मूल्य ऐसी व्यवस्था करके मैंने यहाँ के दलितों, शोषितों, पिछड़ों के हाथों में सत्ता सौंप दिया है अपनी तरफ से। अभी वह समाज सोया हुआ है, जब वह जागेगा, जब वो पढ़ लिख करके होशियार हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो वह सत्ता अपने हाथों में ले लेगा। यहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पढ़ लिख करके होशियार बनने का यह मतलब नहीं था कि आप केवल डिग्री ले ले या विदेशों से पढ़ करके चले आए तो आपको पढ़ा लिखा जाना जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पढ़ लिख करके होशियार बनने का मतलब यह था कि जिस विचारधारा की बुनियाद पर संविधान का निर्माण हुआ है, जिस विचारधारा की बुनियाद पर यहाँ के SC, ST, OBC को हक, हिस्सा, अधिकार मिला है, आरक्षण मिला है, उस विचारधारा को गहराई से समझना और उस विचारधारा की गहराई को समझ करके उसका प्रचार प्रसार करना। लोकतंत्र में जहां एक व्यक्ति एक वोट और सभी के वोट का मूल्य बराबर हो, ऐसी परिस्थिति में जिस विचारधारा के लोगों की संख्या ज्यादा होगी, राजनीतिक सत्ता भी उन्हीं को मिलेगी। और जिसके पास राजनीतिक सत्ता होती है, फिर वो अपनी विचारधारा के अनुसार इस देश को और संविधान को चलाने का काम करते हैं। इस सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा का ही दुष्परिणाम था कि पिछड़े वर्गों को उनका अपना आरक्षण लेने में 40 वर्ष का समय लग गया। अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा तंबूक के वध को जायज ठहराती हो, अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा एकलव्य का अंगूठा काटने वाले द्रोणाचार्य का गुणगान करती हो, अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा जुआ में अपनी पत्नी को हारने वाले को धर्मराज कहती हो, अगर सत्ता में बैठे लोगों की विचारधारा एक समान पैदा हुए इंसान को छोटा बड़ा समझती हो, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग आपके आरक्षण को दिला पाएंगे? क्या आपको लगता है कि सत्ता में बैठे ऐसे लोग आपके हक, हिस्सा, अधिकार को जो दिला पाएंगे? पुस्तक में पिछड़े वर्ग के हित के लिए बनाए गए काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। काका कालेलकर आयोग में 1955 में जब अपनी रिपोर्ट दिया था, उसमें उन्होंने लिख दिया कि 1961 की जनगणना जाति के आधार पर कराई जाए। महापुरुष करियर ललई सिंह यादव ने 1963-64 में ही किताब लिखी थी कि पिछड़ों पर राजनीतिक डकैती, पिछड़ों पर धार्मिक डकैती, ऐसा किताब लिख करके उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि किस तरीके से इस देश में दलितों, पिछड़ों के साथ जो अन्याय और अत्याचार होता है। करियर ललई सिंह यादव ने 1963-64 में आंकड़ा प्रस्तुत किया था। आज लेखक नीरज मौर्य जी ने भी अपनी इस पुस्तक में आंकड़ा प्रस्तुत करके आज दलितों, पिछड़ों की दयनीय स्थिति का बखान किया। हम पुस्तक में प्रेरणादायी महापुरुषों की प्रेरणादायी जीवनियां भी, साथ ही उन महापुरुषों की विचारधारा के अंश भी प्रस्तुत किए गए हैं जिन्होंने दलितों, पिछड़ों को सम्मान और सत्ता दिलाने में जीवन भर संघर्ष किया। ऐसे तमाम महापुरुष, संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, करियर ललई सिंह यादव, राम मनोहर लोहिया, अध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, मानवर कांसीराम साहब, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव, इन सभी महापुरुषों का जिक्र है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि दलितों और पिछड़ों के वोटों से सत्ता ही हमें राजा बनाएगी। वोटों की हम चोट करेंगे,
लेंगे सत्ता और शीश काटने वाले तब टेकेंगे मत्था। कहते भैया अखिलेश, वोटों से सत्ता चुन लो, सत्ता ही दुख दर्द निवारक, कान खोल कर सुनो। साथियों, दलितों पिछड़ों को सत्ता तक पहुंचाने के लिए समय समय पर हमारे महापुरुषों ने जो नारे लगवाए हैं, उसे इस पुस्तक में बहुत विशेष स्थान दिया गया है। राम मनोहर लोहिया ने नारा लगवाया था, सोशलिस्टों ने बाजी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। बिहार लेनिन जगदेव बाबू ने नारा लगाया, 100 में 90 शोषित हैं, धन धरती और राजपाट में 90 भाग। मर्म काशीराम साहब ने नारा लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाज के कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने 5000 वर्षों से दलितों पिछड़ों को शिक्षा और संपत्ति से बेदखल करके शासन सत्ता और संसाधनों पर अपना अधिकार जमाए बैठे। भारतीय संविधान में जब दलितों पिछड़ों को वोट का अधिकार मिला, तब शोषणकारी शक्तियों ने आप सबको हिंदू के नाम पर गर्व करने का नारा देकर के और मुसलमानों से लड़ाना शुरू किया। शोषणकारी शक्तियों ने शोषण का तरीका बदला है, लेकिन उनकी मानसिकता वही है। इस पुस्तक में आपको आगाह किया गया है, क्योंकि इस पुस्तक का मुझे प्रूफ रीडिंग करने का मौका मिला था। इस पुस्तक में दलितों पिछड़ों को आगाह किया गया है कि अपने शोषकों की पहचान करें। जो समाज अपने शोषकों की पहचान कर लेता है, उस समाज को फिर कभी कोई पराजित नहीं। आज इस समय में दो धाराएं चल रही हैं। एक तरफ भाजपा और आरएसएस का अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति चल रही है पूरे देश में, तो दूसरी तरफ समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा की भावना लेकर के समाजवादी समाज आगे चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस खड़ी है, तो आज दूसरी तरफ अखिलेश यादव, नीरज मौर्य और सीडीए का समाज चल रहा है। एक तरफ एनडीए है, तो दूसरी तरफ आप जैसे इंडियन हैं, इंडिया के लोग हैं। पुस्तक में विद्वान लेखक ने आपके अंदर राष्ट्रीयता की पहचान कराई है, राष्ट्र की भावना भरने का प्रयास किया है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे यह अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तक देश में धर्म और संस्कृति के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धी निष्ठा रहेगी, तब तक भारतीयता के प्रति निष्ठा कभी पनप नहीं सकती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय हों और अंत तक भारतीय ही बने रहे, भारतीय के अलावा और कुछ नहीं। यानी बी द इंडियन फर्स्ट एंड रिमेन इंडियन टिल द लास्ट, नथिंग एल्स, ओनली इंडियन। केवल हम भारतीय बनकर के, इंडियन बनकर के ही हम ये फतह हासिल कर सकते हैं। साथियों, 1992 में मैं इंटर का छात्र था, समाजवादी पार्टी की स्थापना हो रही थी। मैं उस स्थापना में मैं वहां बैठा था, हमारे पिताजी मंच पर नेताजी के साथ बैठे थे। जब उनकी बारी आई तो मेरे पिताजी ने कहा कि हम लोग मौर्य शाक्य समाज के लोग, हमारा समाज सब्जी उगाता है। उन्होंने कहा कि जैसे लौकी, कोहड़ा, सेम, सतपुतिया, आलू, बैगन, गोभी, टमाटर, धनिया, लहसुन, मिर्चा में कोई मिलावट नहीं हो सकती, वैसे हमारे समाज के द्वारा जो लोग समाजवादी में कोई मिलावट नहीं हो सकती। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है, नीरज मौर्य जी की किताब में भी कोई मिलावट नहीं है। आप लोग शुद्ध है, दिशा देने वाली है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर इस किताब को आप लोग पढ़ लेंगे तो एक मजबूत इंडियन बनकर के आप निकलेंगे, सर पर लाल टोपी लगा करके आप फतह हासिल करेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं
कि कृपया उस किताब को पढ़िएगा और अपने समाजवादी शास्त्रों को भी पढ़ने के लिए कहिएगा। साथियों, पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं। पुस्तक में केवल यही नहीं है, पुस्तक में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी बहुत सी सूचनाएं हैं। जैसे मुझे नहीं मालूम था, जब मैंने किताब पढ़ी तो उसमें लगा कि देश में 4 राज्य ऐसे भी हैं, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, वो अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड, 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे अनुसूचित जाति की कोई संख्या ही नहीं है। और देश में 5 राज्य ऐसे हैं, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है और पांडिचेरी, वहां पे अनुसूचित जनजाति की कोई संख्या नहीं। ये मैं पहली बार जान सका, इसके लिए मैं अपने लेखक माननीय मुजाहिद जी का धन्यवाद करता हूं। इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं दावा करता हूं कि दलित पिछड़ा समाज के साथ ही साथ प्रतियोगी छात्रों के लिए भी यह किताब बहुत उपयोगी है। अब मैं विधायक जी से अनुरोध करता हूं कि वो मुख्य अतिथि के हाथों में किताब का पैकेट दे करके इस बेहतरीन और नायाब किताब का विमोचन कराएं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ये किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है। आप ऑनलाइन ये किताब मंगा सकते हैं। बाहर स्टॉल भी लगा है। मेरा अनुरोध है कि इस किताब को आप जरूर लेके चले जाइए। अब इस कड़ी में भूषण न्यूरो क्लिनिक की मैनेजिंग डायरेक्टर, समाजसेवी, कवित्री और हमारी प्रदेश के प्रख्यात न्यूरो सर्जन डॉक्टर परमात्मा मौर्य जी की उपस्थिति, आदरणीय आराधना मौर्य जी हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी कविता की 4 पंक्तियां प्रस्तुत करें। आदरणीय आराधना मौर्य जी। नमस्कार, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय यादव जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इसके पश्चात मंच आसीन सभी आदरणीय का अभिवादन करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जन का स्वागत करती हूँ। आदरणीय नीरज भाई साहब और रफी भाभी जी की पुस्तक की विमोचन के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि श्री अखिलेश जी के स्वागत में मैं चंद लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ। सूरज सा तेज है जो सी ऊंचाइयाँ, स्वागत में आपके गा रहे बधाइयाँ। आपको देख के जन जन हुए मुदित, ऐसा लागे जैसे सूरज हुआ उदित। मिलजुल के गाए हम सब एक रात, स्वागतम 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 स्वागतम। देख के आपको पुलकित हैं सब आज, पूर्ण हो गए जैसे सबके अपूर्ण का। सौभाग्य से आप आए हमारे द्वार, बन गया कितना सुखद आज का दिन और वार। स्वागत
स्वागतम। भाव विभो चार दिशा छाया है आह्लाद, मनोहारी छवि देख लोग हुए हैं बेताब। खुशियों में शामिल हैं आप हम सबके आज, स्वागतम 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 स्वागतम। हर्षित है सभी जन आई ऐसी हस्ती, फैले यश कीर्ति दिनकर से तेजस्वी। हर्ष से अभिभूत आज यहाँ हर जन, धरती पुत्र के राज दुलारे आपका अभिनंदन। आगमन से आपके गुलजार हर उपवन, पल्लवित है आपके स्वागत में हर सुमन। स्वागतम 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 स्वागतम। पुलकित है आज यहाँ वसुधा का कण कण, स्वागत में आनंदित है यहाँ हर जन। दलितों वंचितों की एक ही है आज, दलितों वंचितों की एक ही है आज। आप ले आए उनके जीवन में प्रकाश, आने वाले समय में हो उनका भी विकास। समाजवाद के गौरव आपका अभिनंदन, समाजवाद के गौरव आपका अभिनंदन। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, देश को सुरक्षित रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए दो तरह के सैनिकों की जरूरत पड़ती है। एक जो सीमा पर लड़ता है, दुश्मनों से रक्षा करता है, और एक सैनिक वो होता है जो अपने देश के भीतर यहाँ के दुश्मनों से लड़ता है। जो देश की सीमा पर रहता है वह गोला बारूद मिसाइल बम को लेकर के देश के दुश्मनों से लड़ करके देश को सुरक्षित रखता है, और दूसरा सैनिक विचारधारा का हथियार लेकर के यहाँ के दुश्मनों से लड़ता है। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी सैनिक माननीय नीरज जी की ने किताब के रूप में एक ऐसा वैचारिक हथियार, एक ऐसा विपन बनाया है जिसका इस्तेमाल करके हम भाजपा को जमींदोज कर सकते हैं। समाजवादी बेड़े में इन्होंने एक मजबूत वैचारिक हथियार शामिल करते हुए विद्वान लेखक नीरज जी का मानना है कि भाजपा को जमींदोज करने के लिए दलितों पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले नेताओं को महापुरुषों की विचारधारा का हथियार करना पड़ेगा, और बिना ये किए, क्योंकि हम जिस जाति के नेता हैं हम उसी जाति के लोगों को तो बहुत आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सबको जोड़ने के लिए हम जब तक विचारधारा नहीं अपनाएंगे, हम सबको जोड़ करके मजबूती से विचारधारा को हथियार बना करके तभी हम भाजपा को जमींदोज कर पाएंगे। ये माननीय नीरज मौर्य जी ने अपनी किताब में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी किताब के बारे में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति स्वागत में कुछ शब्द कहें। आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित हमारे गुरु जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आदरणीय देवेंद्र मौर्य जी का सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ है।
उम्र के लगभग 1 शतक पूरे कर रहे हैं। लिखा पढ़ी में 96 साल की उम्र है और एक छोटी सी घटना बताने के बाद मैं अपने बात को आगे बढ़ाऊंगा कि माननीय हमारे आदरणीय वीरेंद्र मौर्य जी फर्स्ट ईयर और इंटर में इन्होंने मेरे पिताजी को पढ़ाया और मैं जब ग्रेजुएशन करने लखनऊ आया तो विद्यार्थ हिंदू डिग्री कॉलेज में आप यहाँ पे प्रोफेसर थे, तो आपसे हमको भी शिक्षा मिली और आज वो हमारे बीच में हैं। हम उनसे जब मिले और उनको आमंत्रित किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी उन्होंने जब नाम सुना, उन्होंने कहा आएंगे अखिलेश जी, ऐसे ही यही शब्द थे आज। हमने कहा बिल्कुल आपको समय दिया है और आज हमारे बीच में वो बैठे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच पे प्रसिद्ध उपन्यासकार बड़े भाई समान वीरेंद्र सारंग जी बैठे हैं। पूर्व में IAS रहे और मंडल आयोग की जब रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में लागू हुई तो उस समय चंद्रपाल जी तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह जी के साथ काम कर रहे थे। ऐसे वरिष्ठ IAS भाई चंद्रपाल जी हमारे बीच में पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, बहन आराधना मौर्य जी जिन्होंने अभी गीत सुनाया, दाहिनी तरफ बैठे हैं हमारे विज्ञान PG कॉलेज के प्रोफेसर भाई मनीष इंदवी जी, उनके बगल में हमारे राम गणेश जी रिटायर्ड प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी। और आज जिस पुस्तक का विमोचन अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है उसके प्रकाशक भाई दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी, DP मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हैं। और इस सभागार में बैठे सभी हमारे देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आज इस प्रतिष्ठान में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सबने और विशेषकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे छोटे से अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना अमूल्य समय जो हम लोगों को दिया है, हम लोग सदैव इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। और इस हाल में हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ अधिकारीगण सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं उन सब का पुनः स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, और जैसा कि आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है उसका शीर्षक है दलित एवं पिछड़ों के वोटों से सत्ता। वैसे मैं कोई लेखक नहीं हूं, लेकिन लगातार हम लोग समाज में, क्षेत्र में जब काम करने के लिए निकलते हैं, जाते हैं, और उसके अलावा जब हमारे देश में जातियों की गणना की बात आती है तो चूंकि जातिवार जनगणना 1931 में आखिरी बार हुई थी, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो 1980 में पेश की उसमें कहा है कि हमारे देश के अंदर 52% पिछड़ी जात के लोग रहते हैं, 24% दलित समाज के लोग रहते हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 76% इनकी संख्या होती है और बगैर इनके कोई सरकार बन नहीं सकती। सरकार बनाने वाले ये लोग आज कहां खड़े हैं? आज सरकार में इनकी क्या भागीदारी है? सरकार से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं और सरकार को इनके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत से विषय इस पुस्तक के अंदर मैंने लाने की कोशिश की है। क्योंकि मैं लेखक तो हो नहीं, लेकिन मेरे मन में पिछले 4 साल से 5 साल से
ये चल रहा था कि दलित पिछड़ों पे कुछ लिखा जाए, और इस पुस्तक को बनाने में हमारे जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, किसी का थोड़ा सहयोग है, किसी का ज्यादा सहयोग है। मैंने कुछ लोगों का वर्णन पुस्तक में किया है, लेकिन कुछ लोगों का वर्णन पुस्तक पे नहीं आया है, लेकिन उनका स्थान मेरे हृदय में है। और जब ये पुस्तक मेरे सामने आएगी तो उन लोगों की याद मुझे रहेगी। ऐसे एक डॉक्टर रोहनलाल आर्या जी बहुत बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी सरकार में सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आज वो स्वास्थ्य कारणों से यहां नहीं आ पाए। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे भाई डीपी मिश्रा जी जो इसके प्रकाशक हैं, इनका भी साथ अगर मुझे न मिलता तो शायद ये पुस्तक बन के आज तैयार न होती। इस पुस्तक में जो राजीव रतन जी, डॉक्टर राजीव रतन मौर्य जी आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, इनका भी सहयोग मिला है। और हमारे एक साथी भाई प्रेम प्रकाश गुप्ता जी जो पीछे मौजूद हैं, उन्होंने भी हमारी इसमें मदद की है। और जिनके बगैर शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं, ऐसी हमारी धर्मपत्नी रश्मि मौर्य जी ने भी इसमें हमारी मदद की है। तो मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए और आपसे ये कहते हुए कि जब हम लोग किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, किसी ऐसे रास्ते से निकलते हैं जहां पर कूड़े का ढेर लगा होता है, उन पे कोई बच्ची, कोई महिला, कोई युवक जब कचरा खोद रहा है, उस कचरे से वो कचरा निकालता है जिसको बेच के वो अपना जीवन यापन करता है, तो मैं उनकी तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है इसमें से कोई दलित या ओबीसी ही होगा। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही होती हैं, उनमें लोग मजदूरी कर रहे होते हैं, तो उनको देख के लगता है कि ये कोई दलित और पिछड़ा ही होगा। जब हम गांव में जाते हैं तो आज हमारे देश के अंदर कुपोषण की तादाद हमारे यहां पे जो एवरेज आया है वो लगभग 48% का है। 48% बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। कौन है वो बच्चे? और जब अभी कुछ दिन पहले एक हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया, 155 देशों की सूची में जो पहले नंबर पे है वो कम भुखमरी का शिकार है, और जो आखिरी पे है वो ज्यादा है। तो 155 में भारत का नंबर स्थान 107वें नंबर पे है। ये हंगर इंडेक्स में जो 107वें नंबर पे है, ये कौन लोग हैं? यही दलित और पिछड़े लोग हैं, जिनकी रोटी में, जिनकी थाली में या तो किसी रात को खाना ही नहीं मिलता, और कभी मिलता है तो आज दाल मिल गई तो रोटी नहीं है, रोटी मिल गई तो दाल नहीं है। और जो न्यूट्रिशियन की बात आज हो रही है, पूरे देश में लोग न्यूट्रिशियन लेने के लिए जाते हैं, उनको बेचारों को आलू के साथ रोटी खाते मैंने देखा है गांव के अंदर। हम लोग गांव में जाते हैं, राजनीति करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे समर्थन मांगते हैं, और जब हम लोग चुनाव जीत के या नहीं जीत के उनके बीच में जाते हैं, तो वो उम्मीद भरी निगाहों से हम लोगों की तरफ देखते हैं कि मैंने अपना वोट आपको दिया है, हमारी स्थिति कब सुधरेगी। तो साथियों, हमने इस पुस्तक में दलितों पिछड़ों के आंकड़े भी लिए हैं। आजादी के 77 साल में उनके जीवन में जो सुधार हुआ है उसका भी विवरण है, लेकिन सुधार जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस पुस्तक में हमारे जो बहुत महापुरुष हैं
उनके जीवन संघर्ष की गाथाएं भी हैं। और इस पुस्तक में कैसे युवा, दलित और पिछड़ा युवा, कैसे वो अपने वोट की ताकत को जाने और वोट की ताकत को जानने के साथ साथ उस वोट का सही इस्तेमाल करना कैसे जाने, आज तमाम विषयों पे हमने कोशिश की है। हमने उनको उतारा है लफ्जों में। हो सकता है कहीं कुछ सेंटेंस में या लिखने में, क्योंकि मैं लिखने वाला व्यक्ति तो हूं नहीं, लेकिन मेरे मन में जो उद्गार थे उनको मैंने सोचा एक पुस्तक का रूप दिया जाए। जब तमाम कागज बनके तैयार हुए मेरे ऑफिस में, मेरे उस पर बंडल पड़े हैं, और वो जब बने तो जो मैंने जिन लोगों की चर्चा की उनका सहयोग न मिलता तो शायद ये किताब का रूप न बन पाता। तो मैंने ये कोशिश की है और मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब अपनी पुस्तक का ये पूरा उनको दिखाया बताया तो एक ही बार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे 1 अक्टूबर का समय दिया और आज वो हमारे बीच में हैं। आप सब इसके गवाह हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पुस्तक से जो लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने के बाद अगर कहीं कोई कमी लगे तो मैंने अपना नंबर भी इसमें दिया है ताकि वो हमें इसमें सजग कर सके और हम सब लोग मिलके समाज को एकजुटता में, एक धागे में बांधने के लिए कैसे काम करें, उसी की एक ये मेरी छोटी सी पहल है, छोटा सा प्रयास है। आप सबने अपना अमूल्य समय यहाँ पे दिया। आप सब लोगों ने आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपका आभार प्रकट करते हुए और एक बार फिर हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इनके बारे में मैं बताऊं, 1989 में 88-89 में जब जनता दल की सरकार बनी तो जनता दल में प्रदेश के अध्यक्ष नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और जनता दल के प्रदेश महामंत्री मेरे पिताजी माननीय पारस चंद मौर्य जी थे। उस वक्त मेरे पिताजी HD बागला साहब थे, सीनियर IAS ऑफिसर। क्यों सर? HD बागला साहब थे और वो देवी दयाल साहब थे, हमारे पूज्य अंकल चंदपाल साहब थे। इन लोगों ने मिलकर के विधानसभा के सामने अम्बेडकर महासभा, तो मैं बता रहा था कि 1989 में जब जनता दल की सरकार बनी तो जनता दल में नेताजी अध्यक्ष जी थे, मेरे पिताजी महामंत्री थे और उसमें HD बागला साहब, देवरिया साहब, माननीय चंदपाल जी सब ने मिल करके नेताजी से गुहार करके विधानसभा के सामने अम्बेडकर महासभा को एलाट किया। और उस अम्बेडकर महासभा में हमेशा बराबर सिग्नल हुआ करते थे। मैं बहुत छोटा सा था, चंदपाल जी उसमें IAS थे, बहुत तेज तरार IAS थे, बहुत तेज तरार IAS थे। मैंने अपने जीवन में ऐसा तेज अवसर कभी नहीं देखा। उस दौर में जिन लोग भी के संपर्क में थे सब लोग जानते थे, मन से दहाते थे। आज अब बुजुर्ग हो चुके हैं। हम अपने पूज्य अंकल जी, मैं बहुत छोटा था, इंटर का छात्र था, हाई स्कूल का छात्र था, तब से मैं आपको देख रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आप क्या है 2 मिनट में अपने सब कुछ मारा, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे बीच में सीनियर प्रोफेसर मनीष सिंधवी साहब हैं। मनीष सिंधवी साहब हैं, सीनियर प्रोफेसर मनीष सिंधवी साहब हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि मुख्य अतिथि महोदय को पहले कहीं जाना ही है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनका कार्यक्रम मिल गया और दलित पिछड़ों के ओटों से सत्ता नामक पुस्तक का आज विमोचन हो गया। ये आज बहुत बड़ी बात है। आइए।
श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को प्रणाम करते हुए विद्वत मंच सामने बैठे मेरे भाई बहनों, मुझे आदरणीय नीरज मौर्य जी ने 5 मिनट का वक्त दिया है। 50,000 शिक्षक हूं, कोशिश करूंगा 4.5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। 2-3 अलहदा सी बातें जो आपस में जुड़ी नहीं वो करने की कोशिश करूंगा, फिर उन्हें जोड़ने की कोशिश करूंगा। हमारे क्या जो सबसे बड़ा कैंसर है वो है जाति जन्म आधारित श्रेष्ठता। फलाने जाति में आप पैदा हुए आप श्रेष्ठ हैं, फलाने जाति में आप नहीं पैदा हुए आप श्रेष्ठ नहीं हैं, और ये ऊपर से नीचे तक चलती है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, फिर समाज की बाकी जातियां कहती हैं हम श्रेष्ठ हैं, फिर उसके नीचे के लोग ओबीसी एसटी तक जाते जाते हर जगह भेद है और सब आपस में एक दूसरे से भेद करते हैं। ये जातिगत जन्मगत श्रेष्ठता हमारे यहाँ आज तक बनी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम सत्ता में भागीदारी की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सर्वे कराया, उसने नॉर्थ ईस्ट, गोवा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी 21 राज्यों का एक सर्वे कराया कि वहां कितने चीफ मिनिस्टर हुए। तो उन्होंने बताया कि आज तक 1952 से 2023 के बीच में 71% सवर्ण चीफ मिनिस्टर हुए, मात्र 22% ओबीसी चीफ मिनिस्टर हुए, एससी और एसटी सिर्फ 3% चीफ मिनिस्टर हुए। और ओबीसी का जो पीक है वो 2008-9 के बाद आया। यह हम मान सकते हैं कि सत्ता में कुछ हद तक भागीदारी ऊपर के पदों पर ओबीसी की हुई है, तो बहुत थोड़ी सी ना के बराबर एससी और एसटी की हुई है। लेकिन तमाम मंत्री हमारे अभी भी हमारी प्रजाति से, हमारी जाति से, ओबीसी और एसटी से हैं वहां। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि उत्तराखंड में भोजन माता अगर दलित है तो सवर्ण बच्चे उसके हाथ से खाना खाने को मना कर देते हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि कैसी आयरनी है, कैसा विरोधाभास है कि दलित को घोड़ी चढ़ने से मना कर दिया जाता है। कैसा विरोधाभास है कि अगर कहीं पर दलित रहते हैं, एसटी की आबादी ज्यादा है, तो वहां सवर्ण घर नहीं बनवाना चाहता आज भी। तो ये आपस में विरोधाभास है कि एक तरफ हम सत्ता हासिल कर रहे हैं, हमारे होठों से सत्ता सरकारें बन रही हैं और हमारे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। ये भेदभाव आज तक समाज में क्यों है, इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं जब बार बार इस तरह का भेदभाव देखता हूं तो मुझे पंकज चौधरी जी की एक कविता याद आती है, मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। पिछड़ों, जब मैं पिछड़ों कहूंगा तो आप पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को समझिएगा। पिछड़ों, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें गोद से देंगे। पिछड़ों, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें हनुमान बनाएंगे। पिछड़ों, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों से महरूम संविधान देंगे। पिछड़ों, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें जनसंख्या बढ़ाने की आबाद छूट देंगे। पिछड़ों, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें दलित राजनीति के खात्मे वाला देश देंगे। पिछड़ों, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे राजनेताओं को विकलांग बना देंगे। पिछड़ों, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें क्षत्रिय का दर्जा देंगे। पिछड़ों, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें हिंदुत्व का कर्णधार बना देंगे। पिछड़ों, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें धर्म योद्धा होने का सर्टिफिकेट देंगे। पिछड़ों और पिछड़ों, तुम हमें 10 साल का वोट दो, हम तुम्हें भी मनु के प्रदेश में वापस लौटा देंगे। आज ये विचार करने का समय है कि अगर सत्ता में हमारी भागीदारी बढ़ रही है, अगर हमारे वोटों से सत्ता भी मिल रही है, तो ये हालात क्यों है। आज ये विचार करने का समय है और यह आत्ममंथन का समय है कि वो कौन सा समांतरवाद हमारे अंदर भी घर कर गया है कि हमारे बहुत सारे भाई जो पीछे छूट गए हैं, हम उनकी तरफ देख नहीं पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीछे छूट गए हैं, जिनको 70 साल की यात्रा में उनका कोई हक नहीं मिला। क्या हम उनके बारे में सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे। तो ये समय है एकजुटता का, ये समय है साथ चलने का, ये समय है आत्ममंथन का, ये समय है संघर्ष का। और अगर हम साथ मिलकर एकजुट होकर सबके बारे में, सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचते रहे, अपने सारे ओबीसी, पिछड़े, दलित भाइयों के बारे में सोचते रहे, तो शायद इस समाज में परिवर्तन आएगा। हम अपनी बात को खत्म करेंगे 2 पंक्तियों के साथ। वशिष्ठ अनूप लिखते हैं, मशाले जो हम तुम जलाए हुए हैं, मशाले जो हम तुम जलाए हुए हैं, अंधेरे बहुत मिलाए हुए हैं, उन्हें खल रही है ये हिम्मत हमारी
कि क्यों लोग परचम उठाए हुए हैं, कि क्यों लोग परचम उठाए हुए हैं। परचम उठाए रहिए, संघर्ष करते रहिए और तभी शायद हम इस देश की तमाम सामाजिक कुर्सियों से बच पाएं। नमस्कार। हमारे बीच में कथाकार उपन्यासकार माननीय श्री वीरेंद्र सारंग जी हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपने जननायक कृष्ण जैसी महत्वपूर्ण रचना को लिखा। वीरेंद्र सारंग जी। मेरे अपने माननीय और आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय गण और इस पुस्तक के लेखक, नेता से लेखक जो आदमी होता है उसकी संवेदना बहुत बढ़ जाती है। माननीय नीरज मौर्य जी, मैं आपका आदर करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत आदर करता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से जय समाजवाद, जय मानव पहुँचे। देखिए, ये पुस्तक मुझे शाम को मिली है और इस पुस्तक को एक बार सरसरी दृष्टि से, निगाह से देखने पर मुझे ऐसा लगा यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो महापुरुषों के जीवनियाँ दी गई हैं, छोटी छोटी, और आंकड़े दिए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैं वेदों पे चला गया, पढ़ते पढ़ते, देखते देखते वेदों में हम हार गए, वो सत्ता जीत गई। काले वर्ग के लोग हार गए, काले और गोरों की लड़ाई है, हार और अनार की लड़ाई है। हार क्यों गए? एकजुट नहीं थे। महाभारत में आइए, वहां हमारे पास कृष्ण थे, हम हमेशा जीतते थे, कोई युद्ध कर ही नहीं सकता था, इसलिए कि कृष्ण जैसा योद्धा, कृष्ण जैसा विचारक, कृष्ण जैसा समाज सेवी, कृष्ण जैसा किसान नेता कोई हुआ ही नहीं, तो हम जीतते गए। इसीलिए नारायणी सेना से कोई आदमी लड़ता नहीं था। जानते हैं क्यों? इसलिए वहां एक एक परिवार में सभी जन कार्यकर्ता थे नारायण के, मतलब कृष्ण के। तो आपके परिवार में एक एक आदमी कार्यकर्ता सब बन जाएंगे तो कोई आपसे युद्ध में जीत नहीं सकता, कोई आपसे लड़ नहीं सकता। आप हमेशा जीतेंगे, आप हमेशा ही जीतेंगे और जो चाहिए आपको वो मिलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से निवेदन कर रहा हूं कि मैं एक बात सुनिए। ये जो बैठे हैं लोग, ये एक दिन के बादशाह हैं। कौन सा दिन है जिस दिन आप वोट देते? वो बादशाहियत आपको कायम करनी है, वो बादशाहियत आपको रखनी है और बादशाहियत तभी आपको मिलेगी जब आपका चुनाव सही होगा। जब आप ऐसे वृक्ष के नीचे खड़े हैं जहाँ आपको छांव ही छांव मिलेगी, धूप की आंच नहीं लगेगी, आदर करिए, सम्मान करिए और एक दिन के बादशाह बनने का उपक्रम करिए। बादशाह होंगे, आप जीतेंगे। अशोक के काल में देखिए, वो भी पिछले, लेकिन वहीं से इतिहास शुरू होता है। इतिहास होता है, शुरू नहीं होता। तो क्या कहा गया? लिख लोहा पर पत्थर। लिख लोहा पर पत्थर नहीं है, लिख लोहा पर पत्थर। लोहे से लिखा गया, पत्थर पर उसे पढ़। वो शिलालेख हमारे इतिहास। कितना मूर्ख बनाया जा रहा है, कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, और आप बन रहे हैं। आप आज के बाद कभी मूर्ख नहीं बनेंगे। और सुन लीजिए, अगर आप डर गए तो हार गए। डरिए मत, आगे बढ़िए, प्रेम करिए, मोहब्बत करिए, इंडिया को समझिए, भारत को समझिए। कबीर का एक 2 मिनट सब लोग बता देंगे। कबीर की एक बात आप ध्यान रखिए। कबीर बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे। कबीर ने एक बात कही, क्या? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। क्योंकि चालाकी देखिए, चतुर थे वो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। मतलब ये कि इतना हमें चाहिए भाई, मैं भूखा ना रहूं, साधु अतिथि भूखा नहीं रहे, और जामे कुटुंब समाए, कुटुंब भी मेरा जो है वो पल पोस जाए। तो आपको ऐसी सत्ता चाहिए जिसमें आपका कुटुंब भी खुशहाल रहे, आप भी खुशहाल रहे और आपका अतिथि भी खुशहाल रहे।
ऐसी सत्ता के लिए आप एक दिन के बादशाह होना मंजूर करेंगे कि नहीं? जरूर करेंगे। ज्योतिबा फुले एक लाइन, आलोचक के आदमी, प्रश्न पूछने वाले, आप आलोचना करिए सत्ता से, आप प्रश्न पूछिए, आगे बढ़ जाएंगे, शब्द काट गए। अरे वाह, एक एक दाग पहचानने वाले, कपड़ों का एक एक दाग जो पहचानता हो वो संत हो सकता है। वो जानता है समाज क्या है, संस्कृति क्या है। संस्कृति परिभाषा एक लाइन में आपको बताऊं, संस्कृति उसे कहते हैं जो रहन सहन है, जैसे आप रहते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उसे कहते हैं संस्कृति। आप समाजवादी संस्कृति के आदमी हैं, एक जन जन में समाजवादी संस्कृति फैलाइए, तभी आप एक दिन के बादशाह बन सकेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जानता हूं बहुत ही समय कम है, व्यवहारिक बने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बात कहा था कि हम पढ़ाई और दवाई मुफ्त की चाहते हैं। क्या आपको चाहिए? हाँ चाहिए भाई। हमारी देह शरीर रहेगी तंदुरुस्त, हमारा दिमाग तंदुरुस्त रहेगा तो हम जहां जाएंगे वहां तक पढ़ेंगे। दो चीजें तो जरूरी हैं। मैं माननीय से निवेदन भी करता हूं, इस ओर भी अपने एजेंडे में शामिल करेंगे। और दूसरा एजेंडा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बौद्धिक समाज बने, गांव गांव में बौद्धिक इकट्ठे हों, एकत्र हों, गांव गांव में पुस्तकें पढ़ाई जाए, पुस्तकों पर चर्चा हो, गांव गांव में समाजवाद की चर्चा हो, गांव गांव में मनुष्य की चर्चा हो, गांव गांव में इतिहास की चर्चा हो। आपका इतिहास मिटाया जा रहा है, आप इतिहास बनाने वाले हैं, मिटाने वाले, मिटाने वाले नहीं हैं। अपने इतिहास को पहचानिए, बस थोड़ा सा आप एक वृक्ष के नीचे खड़े होइए, लक्ष्य कठिन नहीं है। और अंतिम बात एक शेर से कहना चाहता हूं कि जितनी भी मौसम की जितनी भी कोशिशें थी समझदार हो गई, मौसम की जितनी भी कोशिशें थी अब समझदार हो गई। अरे ये जुल्फ थी उलझी हुई नहीं, ये जुल्फ थी कि और सुलझती चली गई। और वादे उनके थे, अरे वाह, वादे उनके थे कि वादे करके उन्होंने रोगन लगा लिया, रोगन मन के वादे करके उन्होंने रोगन लगा लिया। अरे जो भी नजर पड़ी वो फिसलती चली गई, जो भी नजर पड़ी फिसलती चली गई। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। नीरज जी को आजाने का बहुत बहुत स्वागत सम्मान। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने जो सुना बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 1993 में मसीहा माननीय काशीराम साहब ने बहुत सोच समझ करके बात कही थी कि भाजपा की दादागिरी केवल मुलायम सिंह यादव ही समाप्त कर सकते। ये 1993 में काशीराम साहब ने दोनों मिले और मिल करके भाजपा को हवा में उड़ाने का काम किया। आज जब माननीय काशीराम साहब नहीं है, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, इन दोनों को मानने वाले लोग फिर से मिल करके भाजपा को हवा में उड़ाने का काम करें। आज के विषम राजनीतिक परिवेश में जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, माननीय काशीराम साहब के अनुयायी हैं और अपने तमाम महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं, जो लोग सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी केवल अखिलेश यादव से समाप्त है। महापुरुषों की विचारधारा का समाज बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों दलितों पिछड़ों की आस नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे इंडिया के नेता, पीडीए के मुख्य सेना नायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी आप आमंत्रित हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां पेश करें आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद।
जिनके बुलाने पर हम और आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी आज एक महत्वपूर्ण किताब का हम लोगों को विमोचन करने का मौका मिला। वो विधायक लेखक नीरज मौर्य जी, सबसे पहले मैं नीरज मौर्य जी को, उनके परिवार के लोगों का, उनके सभी सहयोगी साथी और जितने समर्थक यहाँ हैं, मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पर हम सब लोगों को बुला करके आज के समय की बहुत महत्वपूर्ण किताब को उन्होंने हमारे और आपके बीच में रखा है। मैं मंच में बैठे हुए सभी उनके शुभचिंतक, महत्वपूर्ण लोक साहित्यकार, सबसे पहले नीरज मौर्य जी के गुरु आदरणीय मौर्य जी, जो उनके गुरु रहे, मंच पर उपस्थित वीरेंद्र सारंग जी, राय गणेश यादव जी, मनीष हिंद जी, आराधना मौर्य जी, लक्ष्मी मौर्य जी, डीबी मिश्रा जी, पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्रपाल जी, और बहुत समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर राजीव रतन मौर्य जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी, मैं बहुत सारे पार्टी के नेताओं को देख रहा हूँ, पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर, राजेश यादव और बहुत सारे हमारे वर्मा जी और महत्वपूर्ण नेता जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी हमारी पार्टी के सहयोगी साथी, इस हॉल में उपस्थित बहुत प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण मानव माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले नीरज मौर्य जी को एक अच्छी किताब लिखने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभी जो मैं सुन रहा था और समय समय में पढ़ने का और सुनने का मौका मिला है, एक ही व्यक्ति ने हमारे देश का पूरा गड़बड़ कर दिया। 5000 साल पहले कोई मनु आए, उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। और जो लड़ाई लड़ी जा रही है और समय समय पर कोशिश हुई है कि कैसे भी हम समाज में इन चीजों से निकल करके आए। मुझे उन तमाम महापुरुषों के तस्वीरों पे और उन पर याद करने का भी मुझे मौका मिला, जिन्होंने समय समय पर समाज को दिशा देने का काम किया है। अगर हम भारत का पुराना इतिहास उठा करके देखें, चाहे महात्मा ज्योतिराव फूले रहे हों, साहू जी महाराज, या दक्षिण भारत के पेरियार, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, इन सभी लोगों ने और तमाम महापुरुषों ने, कवि रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चिंतक रहे हैं, कई लोगों को हम लोगों ने भगवान का भी स्तर दिया है। ऐसे लोग भी समाज में आए और देश में जगाने और जागरूक करने का काम करते रहे। मुझे याद आता है कि जब मैं पढ़ करके आया और नेताजी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, एक बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन, प्रतिष्ठित मैगजीन, ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल एक्सप्रेस को मैंने पढ़ा। उसमें एक आर्टिकल निकला था और उस आर्टिकल की शुरुआत मेरे घर के बच्चों के या घर परिवार के जो बच्चे लामाठी में पढ़ने जा रहे हैं उनसे शुरू हुई थी कहानी।
और उस लेखक ने लिखा कि आजकल इस लामाची स्कूल में जो बैकवर्ड क्लास के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके परिवार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर कभी फ्रेंच लोग अंग्रेजी सीखने जाते थे, और साथ ही साथ कई पन्नों में किस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा है वो बातें लिखी। और जब स्टोरी खत्म की उस राइटर ने, तो उसने लिखा कि न केवल मुख्यमंत्री के परिवार के लोग यहां पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके घर में काम करने वाले जगजियम बाबूजी, उनके भी बच्चे उसमें पढ़ने जा रहे हैं। हम आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर बहुत सारे साथी बुजुर्ग भी हैं। उन्होंने भी समाज देखा होगा कि हम समाज में कहां से चले। आज 30-40 साल पीछे मुड़ करके देखें तो हम कहां खड़े थे, और आज जब नई पीढ़ी आ गई है, इंटरनेट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जमाने में, हम देखें तो एक परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि पुराने लोग शायद कम जागरूक थे, लेकिन नई पीढ़ी के लोग, मैं समझता हूं, ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा अधिकार और ज्यादा बात को समझ रहे हैं। ये सही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी एनिमिनेशन ऑफ कास्ट, उस पर बहुत कोशिश की हो, लोग समाज को जगाया हो। वहीं हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने भी कोशिश की कि कैसे जाति टूटे, लेकिन कुछ बदलाव समाज में आया, लेकिन जितना आना चाहिए था उतना नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि जो सिद्धांत उन्होंने हमें और आपको दिए हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर के अगर हम शिक्षा को अपने समाज के अंदर, जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी या जितने भी समाज सुधारक रहे, उन्होंने कहा कि ज्ञान और शिक्षा ही हमारी जाति को तोड़ सकती है, समाज को आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। और वहीं डॉक्टर राम लोहिया जी ने कहा कि संपन्न अगर लोग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूरियां कम हो जाएंगी। अगर हम दोनों सिद्धांतों को आज पकड़ लें कि जहां शिक्षा और ज्ञान को हम अपने बीच बढ़ा दें और संघर्ष कर करके कैसे भी हम संपन्नता अपने समाज में ले आए, तो शायद जाति का भेदभाव थोड़ा बहुत कम हो सकता है। आज के समय पर जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो एनडीए को ताकत अगर किसी ने दी तो हमारे आपके समाज में ताकत देती है। जिस समय हमारा आपका समाज एनडीए के साथ हटकर के पीडीए के साथ खड़ा हो जाएगा तो फिर एनडीए का पता नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा, एनडीए को कोई हराएगा तो वो है पीडीए। और इस समय जब ये किताब आ रही है कि दलित एवं पिछड़ों के वोटों, इस दलित एवं पिछड़ों के वोटों से सत्ता, तो इन्हीं लोगों ने कभी एनडीए को बढ़ाया, और इस बार हम लोग अगर जागरूक कर ले जाएंगे तो यही लोग पीडीए और हमारे इंडिया को बढ़ाने का काम करेंगे। ये लखनऊ, ये राजधानी में बहुत सी सत्ताएं बदली, बनी, बिगड़ गई, फिर बनी, फिर आ गई, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार कि समाजवादियों के साथ मिलकर के बहुजन समाज इस बार कोई ना कोई नया परिवर्तन कर सकेगा। जहां तक आंकड़े हम देखते हैं, जब आंकड़े हम पढ़ते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, तो अभी भी हम लोग बहुत पीछे दिखाई देते हैं। जो हमें हासिल हो जाना चाहिए वो हमें हासिल नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे कि जिक्र किया हंगर इंडेक्स में, हमारा देश हंगर इंडेक्स में कहां है? जब हम हंगर इंडेक्स में कहां पहुंच गए हैं, तब सोचिए दिल्ली वाले, सरकार वाले बोलते हैं कि हमें खुशी इस बात की कि भारत की ज्यादा से ज्यादा आबादी को हम खाना दे रहे हैं। सोचिए जिस देश में बड़े पैमाने पे आबादी को खाना मिल रहा हो, उसमें हम लोगों को कितनी मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग वो लड़ाई जो कभी हमारे महापुरुषों ने
लड़ी थी उसको हम पूरा कर पाएंगे। जहां हम हंगर इंडेक्स में कहां हैं, अगर हंगर इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं तो समझ लेना बेरोजगारी में भी हम लोग सबसे आगे खड़े होंगे। और जिस तरीके से हमला हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल लगभग 3000 बंद हो गए हैं, जिसमें किसी भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। और आज हम लोग गांव से आए हैं, बहुत सारे साथी। आज भी अगर हम गांव के प्राइमरी स्कूल को देखें जाकर के, तो सबसे ज्यादा हमारे समाज के पिछड़े और दलित परिवार के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। बाकी समाज के बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले गए, कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हम सत्ता में आए तो हमारी सरकारी संस्थाएं और सरकारी शिक्षण संस्थाओं को हम कैसे बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जो आबादी सबसे ज्यादा है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर के आगे नहीं बढ़ सकती है। उसके सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सरकारी संस्थाओं को भी बेहतर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उनके सपने पूरे करेंगे। और सरकारी संस्था केवल एक ही बात कर रहा हूं, आज सबसे ज्यादा इलाज का अभाव और दवाइयों का अभाव अगर किसी समाज के बीच में है तो वो हमारे आपके समाज के बीच के लोग हैं। थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन उस आगे बढ़ने से हम लोग उस जगह नहीं पहुंचे जहां हम परिवर्तन ला सकें। और सही आपने लिखा है, वोटों से सत्ता, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया हमें एक वोट का, हमें इस एक वोट के अधिकार को हमेशा याद रखना है और इस बार के चुनाव में जरूर याद रखना है, क्योंकि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि 24 का चुनाव देश का वो चुनाव होने जा रहा है जो बड़ा परिवर्तन लाएगा। अगर इंडिया गठबंधन पीडीए के लोग जीत गए तो ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलेगा। और अगर हम लोग 24 की लड़ाई में पीछे रह गए तो न जाने कौन सा संविधान आएगा जो चलाने का काम करेगा इस देश को। जो लोग कहते थे कि नारी बंधन के लिए, नारी सम्मान के लिए वो बिल लाए थे, उनके काम करने का तरीका तो आप देखिए। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, जो लोग कहते हैं 33% आरक्षण देंगे दलित को और ट्राइबल पॉपुलेशन को, उनसे पूछिए कि आखिरकार जो आप टिकट घोषित कर रहे हो मध्य प्रदेश में, उसमें कितनी महिलाएं हैं और जो महिलाएं दे रहे हो उनमें से कितनी 33% वाली है। तो जो लोग हमसे आपसे वोट लेना चाहते हैं, एक बिल ला करके, एक एक्ट बनाकर, कानून बना करके, कम से कम इन चुनाव जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे तो दिखाएं कि वो उस आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण दे रहे हैं। और फिर ये आरक्षण आधा अधूरा है, वो हमारे और आपके बीच में लड़ाई कराने के लिए आरक्षण क्या है। इस आरक्षण में पिछड़े तो है ही नहीं, बिना पिछड़ों के और बिना अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों के ये आरक्षण की व्यवस्था अधूरी है, ये पूरी नहीं है। इसलिए साथियों मैं आपको बधाई देता हूं। इस समय जो किताब आप लेकर के आए नीरज मौर्य जी, मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं। ये लड़ाई किस जमाने की है और ये लंबी लड़ाई है, ये लंबी संघर्ष के साथ ही हम लोग किसी स्थान पर पहुंचे हैं। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। जो हम लोगों को विरासत में मिली है चीजें, उन विरासत को बचा करके उस विरासत को अगली पीढ़ी तक कैसे दे करके जाएं, ये चुनौती हमारी और आपकी है। अगर हमारे से पुराने लोग यहां तक लड़ाई को लेकर के आए हैं तो इस पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को हम लोग इससे बड़ी चीजें दे करके जाएं, तभी जाकर के हमारे और आपके समाज का भला हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नीरज जी को, उनके परिवार को, उनके सभी सहयोगी साथियों को और खासकर उनके परिवार के सदस्यों को
क्योंकि बिना उनके सहयोग के शायद इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता था। प्रकाश जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ेंगे और रुचि लेकर के इसकी जानकारी हासिल करेंगे, न केवल अपने आप पढ़ेंगे बल्कि दूसरों तक भी इन बातों को पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करते हैं। हेलो 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 हमारे एक सुप्रसिद्ध लोक गायिका मान्या सिंधु सिंह जी हैं। सुप्रसिद्ध लोक गायिका मान्या सिंधु सिंह जी अनुरोध है कि कृपया मंच पे आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से सादर अनुरोध है 2 मिनट। प्रसिद्ध लोक गायिका मान्या सिंधु सिंह जी हैं, 2 मिनट में वो अपनी प्रस्तुति देंगे। मान्या सिंधु सिंह जी। साथियों, ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। हमारे बीच में तमाम विद्वान वक्तागण भी हैं। प्रोफेसर रविकांत साहब आ गए हैं और तमाम ऐसे लोग हैं। अभी ये चंपाल जी हैं, आइए, तमाम लोग हैं जी। संजय सिंह अपने आराध्य देवतागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए अपने सभी पूर्वजों को मैं नमन करती हूँ। मैं लोक गायिका संजू सिंह आज इस सभागार में आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय युवा दिनों के धड़कन अखिलेश यादव जी के समक्ष 2 शब्द कहने का अवसर मिला है। तो मंच पर सभी मंचासीन अपने विद्वत जनों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और बड़े भैया नीरज गोयल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपने दलित एवं पिछड़ों के वोटों से सत्ता का इतना सुंदर पुस्तक लोगों के समक्ष रखा और आप कह रहे थे कि ये मैं लेखक नहीं हूँ, तो लिखने के लिए कोई अलग से नहीं आता है। जब हम चिंतनशील होते हैं, चिंता करते हैं, वही लिखते हैं। और इसी कड़ी में मैं अपना गीत भी सुना रही हूँ और थोड़ा सा इस गीत का मैं परिदृश्य बताऊंगी कि यह गीत जो है लोहिया पथ पर ही लिखी थी और आप सबको बीच में रखती है। कहना है क्या? छोड़ो ज्ञान का दीप जलाओ, तनियों मन की गुलामी छोड़ो ज्ञान का दीप जलाओ। आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। हम सबका बस एक हो सपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना, पढ़ा लिखा हो हर कोई अपना। ज्ञान की शक्ति दिखला देंगे, दुनिया को हम बतला देंगे। ज्ञान की शक्ति दिखला देंगे, दुनिया को हम बतला देंगे। मिलकर कदम बढ़ाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। और कहना है पढ़ो रे मुन्ना, चांद पे पहुंच गई अब दुनिया, चांद पे पहुंच गई अब दुनिया। चाहे कितनी बाधा आए, थाल रोटी आधा लाए। चाहे कितनी बाधा आए, थाल रोटी आधा लाए। अज्ञान दूर भगाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों पढ़ने जाओ। खुद का मान बढ़ाओ, जग में सम्मान पाओ। और शिक्षा क्या करती है? सारे अवगुण धोती शिक्षा, शिक्षित कभी न मांगे भिक्षा, शिक्षित कभी न मांगे भिक्षा। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों
यूपी का परिवेश छोटे नेता जी के रूप में कायम रहेंगे अखिलेश, हो कायम रहेंगे अखिलेश। बदले थे और फिर बदलेंगे यूपी का परिवेश छोटे नेता जी के रूप में कायम रहेंगे अखिलेश, हो कायम रहेंगे अखिलेश। ये लाइन सुनिएगा माननीय अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के लिए है। नेताजी का सागर किनमें है दिखाई देता, सभी जातियों धर्म वर्ग के हैं अखिलेश चहेता। युद्ध के मैदान है मजदूर गरीब के नेता। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद। रुके हैं यार, अरे सुनो घर का सीन लिया रवि और रवि खड़े हो रवि आईसीडी हाँ भैया आप भी खड़े हो जाओ सिस्टम देख लेंगे भैया आप
गिजाओं में महक हो चंदन की, मंदिर की हवाओं में लोहबान की खुशबू हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सीनियर प्रोफेसर आदि राम गणेश यादव जी बोल रहे थे, हम उनका शुक्रगुजार हैं। साथियों, समाज सेवी, राजनीतिज्ञ व लेखक पूर्व विधायक माननीय नीरज मौर्य जी द्वारा लिखित दलित एवं पिछड़ों के वोटों से सत्ता नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में आए हुए आप सभी अतिथियों एवं अन्य महापुरुषों का मैं डॉक्टर राजीव रतन मौर्य आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, पुस्तक के लेखक नीरज मौर्य जी सहित मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से और यहाँ आए हुए अपने सभी सम्मानित महानुभावों से हम सादर आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कृपया राष्ट्रगान हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। पुस्तक के लेखक माननीय नीरज मौर्य जी से सादर अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी को के हाथों दीप प्रज्वलन करा करके तथा अपने सभी महापुरुषों के चित्र पर पुष्पार्पण करा करके कार्यक्रम का विधिवत आरंभ कराएं। माननीय नीरज मौर्य जी, आपसे अनुरोध है कि मुख्य अतिथि जी के हाथों दीप प्रज्वलन करा करके व महापुरुषों के चित्र पर पुष्पार्पण करा करके कार्यक्रम का विधिवत आरंभ कराएं। आज पुस्तक विमोचन समारोह के आपके बीच में मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपने उन महापुरुषों के चित्र पर पुष्पार्पण कर रहे हैं
जिन महापुरुषों ने दलितों पिछड़ों को एक नई दिशा दी, समाज में, पूरे भारत में आज जो बदलाव आया है, आज इन्हीं महापुरुषों के बदले इन सभी अपने महापुरुषों के चित्र पर पुष्पार्पण कर रहे हैं। मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव जी अपने इन महापुरुषों के विचारधारा पर चल करके और दलितों पिछड़ों के वोट